अंजन कालिख कोयला ग्रेफाइट सब एक, हीरा भी उसका सगा, कार्बन है प्रत्येक। प्रथम चार काले मृदुल, हीरा परम कठोर, अद्भुत छटा बिखेरता, चमक बड़ी चहुं ओर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ। कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसमें आपका एक जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, यानी इस चैप्टर को सीखने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे डिफरेंट टाइप के कोवलेंट कंपाउंड को हम बनाएंगे, और साथ ही साथ हम यह भी समझ लिए थे, कार्बन को समझा था और उसके विभिन्न प्रकार के अपरूपों को भी हमने समझा था। आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे और आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है कार्बन, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए, और कार्बन के अपरूप क्या है, कार्बन के अपरूप, और साथ ही साथ आज हम लोग सीखेंगे कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ें। अगर हम सबसे पहले पहुंचते हैं तो ये मुझे जो मिल रहा है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कार्बन मुझे मिल कहाँ कहाँ रहा है। और अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो प्राप्ति है, यानी इसकी हम प्राप्ति कहाँ से करते हैं, कार्बन मुझे कहाँ से प्राप्त हो रहा है, समझ गए। तो सबसे पहले तो मुझे यहां पर दिख रहा है फ्री स्टेट। इसका मतलब क्या है, कार्बन हमें मुक्त अवस्था में कहां कहां से मिलता है। मुक्त अवस्था की बात करें, इसका मतलब जहां पर कार्बन आपका फ्री है, किसी से कंबाइंड नहीं है। जैसे आपका डायमंड, डायमंड का मतलब हीरा, हीरा भी तो आपका कार्बन ही है। ग्रेफाइट आपकी जो पेंसिल में लग रही है, और साथ ही साथ ये आपका बकमिंस्टर फुल्लेरीन, ये कार्बन के मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले रूप है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कंबाइंड स्टेट में, यानी यहां पर ये संयुक्त अवस्था में है। संयुक्त का मतलब यहां पर ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन है। कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट में जैसे कि आपने लिखा लाइमस्टोन, यानी CaCO3, यानी यहाँ पर जो आपका कार्बन है कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। और साथ ही साथ जो आपके जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन ही है। यानी यहाँ भी कार्बन किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे परमाणु से संयुक्त रूप से मिला हुआ है। तो इस तरह से हमको प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में भी मिलता है और साथ ही साथ हमें संयुक्त अवस्था में भी मिलता है। आप इस बात को समझ गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुक्त अवस्था में जो स्पेशली आपके क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो इनको हम एक बार अच्छे से पढ़ते भी हैं। और अगर हम बात करें तो हम पहुंच रहे हैं, आप यहां पर देखें ग्रेफाइट, इन सबको आपको समझने का मन कर रहा है, क्या है ये, आप इसे कैसे समझेंगे। मेरे दोस्तों, एलोट्रॉप का मतलब है अपरूप। अंग्रेजी को लेकर के आप परेशान ना हो। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या है, कार्बन के अपरूप या कार्बन में अपरूपता, ऐसी हेडिंग से आपके बुक में लिखा हुआ है। कार्बन के अपरूप, अपरूप या एलोट्रॉप, एलोट्रॉप का मतलब क्या मिला आपको, अपरूप। कोई भी तत्व अगर अलग अलग भौतिक रूपों में पाया जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, अपरूप। जैसे आप जानते हैं ग्रेफाइट, यहां भी कार्बन ही है। ये जो आपका हीरा है, यहां भी आपका कार्बन ही है। लेकिन यहां पर देखिए ग्रेफाइट और हीरा ये अलग अलग रूप में मिल रहा है। ये आपका फुल्लेरीन है, क्या है ये, फुल्लेरीन। यहाँ पर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके 6 सदस्यीय वलय बनाता है, एक रिंग बनाता है, षटकोण की तरह हेक्सागोन रिंग बनाता है।
और यहाँ पर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ करके एक तरह से चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। ये आपका बकमिस्टर फुल्लेरीन है। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से भी आगे स्ट्रक्चर, एक 5 सदस्यीय रिंग बनता है और साथ ही साथ एक 6 सदस्यीय रिंग बनता है। ये आपका ये कार्बन के 3 मुख्य अपरूप हैं, इन तीनों में कार्बन ही है। ये जो आपका बकमिस्टर फुल्लेरीन है, इसमें कार्बन की संख्या 60 होती है। ये फुटबॉल के जैसा दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट रूप से आप इतना जानिए कि कार्बन के जो 3 अपरूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा और ये आपका क्या है, फुल्लेरीन, इनके अणुओं की संरचना, इनके अंदर जो परमाणु आपस में जुड़े हैं वो इस तरह से जुड़े होते हैं। इसको भी आपने देख लिया। अब हम ये भी समझते हैं इसकी उपयोगिता क्या क्या है, क्योंकि कार्बन पर थोड़ी सी बात करते हैं, इनके क्लास को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पर यह भी समझें कि कार्बन की उपयोगिता क्या क्या है। और अगर हम कार्बन की उपयोगिता को समझ पा रहे हैं तो मेरे दोस्तों आप ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आप जब पढ़ने लिखने की बात आई होगी तो सबसे पहले जो आपको पेंसिल मिली थी, उस पेंसिल में भी जो काली काली वाली जो लीड लगी है वो आपकी ग्रेफाइट है, और वो ग्रेफाइट में भी क्या है, कार्बन ही है मेरे दोस्तों, वो भी कार्बन ही है। साथ ही साथ ये लुब्रिकेंट के रूप में, लुब्रिकेंट का मतलब स्नेहक, स्नेहक का मतलब जैसे आप लोग मोबिल की तरह यूज करते हैं ना गाड़ियों में, मोबिल भी आपका क्या है, लुब्रिकेंट है, स्नेहक है। ठीक इसी तरह से ग्रेफाइट भी एज अ स्नेहक यूज होता है। और हीरा तो हम लोग खूब जानते हैं भैया, हीरे की ज्वेलरी बनती, देखिए हीरे का उपयोग क्या करता है, कीमती पत्थर के रूप में भैया आभूषणों में किया जाता है। भाई हीरे की अंगूठी, आप लोगों की शादी होगी तो एंगेजमेंट में आप लोग देंगे ही, उधर से डिमांड भी होगी हीरे की अंगूठी दीजिए। तो मेरे दोस्तों इसका उपयोग हीरे का ज्वेलरी में होता है। साथ ही साथ ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब आप समझ पा रहे हैं, आपने सेल जो देखा होगा, उस सेल में जो अंदर की तरफ एक काली काली जो राड है, वो काली वाली राड भी क्या है, कार्बन का, वो ग्रेफाइट से बना हुआ है। लुब्रिकेंट आपने समझ ही लिया, और पेंसिल की लीड आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये जो आपका बीच में 2 नंबर पर लिखा है हीरा, इस काम में आ रहा है कांच को काटने के लिए। मेरे दोस्तों कांच किससे कटता है, हीरे से कटता है, लेकिन हीरा तो यार इतना महंगा है, यानी हीरा यूज करते हैं कांच को काटने में। लेकिन अब ये जो आपका आभूषण बनाने वाला हीरा है ये यूज नहीं होता महंगा होने की वजह से, तो यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं ग्रेफाइट से, उसे हम ब्लैक डायमंड कहते हैं, जो उसे आप काला हीरा कहते हैं, और उस काले हीरे का प्रयोग करते हैं ग्लास को काटने के लिए। ग्लास कटर के नोक पर जो लगा होता है वो आपका ब्लैक डायमंड होता है। अब आप लोग जब कांच की दुकान पर जाइएगा, जहां से कांच आप खरीदते हैं, वहां पर आप इसको देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, वहां ब्लैक डायमंड लगा होता है, जिसकी वजह से वो कांच कटता है। नहीं तो ऐसे आप किसी लोहे से या किसी अन्य चीज से आप कांच को नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट इसका यूज हम लोग अच्छे से जानते हैं, और बहुत सारी बातें हैं अपने तरीके से। यहाँ बकमिस्टर फुल्लेरीन को थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिए, और ये फुटबॉल के जैसा होता है। इसमें 6 सदस्यीय रिंग, यानी 6 सदस्यीय रिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन जुड़ करके कुछ इस तरह से 6 सदस्यीय रिंग भी बनाते हैं, और साथ ही साथ 5 सदस्यीय रिंग भी बनाते हैं। समझ गए, तो ये उसका अलग स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो बकमिस्टर फुल्लेरीन का है, कार्बन का एक अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है। कैसा दिखता है, फुटबॉल के जैसा दिखता है। किसने बताया था, इन्होंने यानी बकमिस्टर फुल्लेरीन ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, और उसी स्ट्रक्चर के जैसा जियोडेसिक था, जियोडिस्क, ठीक है, उसी के जैसा दिखता था, इसलिए इन्होंने क्या कहा, बकमिस्टर फुल्लेरीन। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगला जो है वो मुझे थोड़ा अच्छे से समझ, अब तक हम लोग बात करते करते इतनी बात हम समझ गए कि कार्बन क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। कार्बन, पहले वाले लेक्चर में हमने कार्बन की संयोजकता को भी हमने समझ लिया था। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और ये जो संयोजकता है वो किस प्रकार की है, सह संयोजकता है, यानी साझेदारी है, साझेदारी वाली संयोजकता है। इस तरह से हम लोगों ने डिटेल में
पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, और फिर जो कार्बन के डिफरेंट टाइप के अप्रूव थे, कार्बन की क्या उपयोगिता है, उसको भी हम लोगों ने इस लेक्चर में अभी तक पढ़ा है। अगला जो इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएं, ये सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। और फिर आप इस स्लाइड को आप थोड़ा सा पढ़िए, और हमारे जो कुछ ये है इनको समझ करके आप समझिए क्या कहना चाह रहा है। आप पढ़ ही लिए हैं? अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपने ये देखा कि कार्बन में कौन सा होता है, सहसंयोजन बंधन पाया जाता है। कौन सा बंधन? वही सहसंयोजी बंध जो आपको कल खूब सिखाए थे अच्छे से, सहसंयोजी बंध, यानी हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था सहसंयोजी बंध, साझेदारी वाला बंध। और इसी सहसंयोजी बंध की वजह से ही कार्बन क्या करता है, बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड बनाता है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, हालांकि ये नंबर यहाँ हमने 3 मिलियन लिख दिया है, गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर हम ये भी समझते हैं, अभी हमने देखा था कितने कंपाउंड कार्बन के हैं, कितने हैं? और आप जानते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, उसमें से कार्बन के इतने तत्व हैं। इस नंबर को लेकर के आप मत जाइए कि नंबर सही है गलत है, इस पर नंबर एक हमने आंकड़ा दिया है, और उसके अलावा जो बाकी अन्य तत्व हैं, अन्य तत्व मिलकर के 118 में से केवल कार्बन इतने बना रहा है, और बाकी जो 117 उनके साथ जो अलग अलग मिले वो मिला करके अधिकतम इतने कंपाउंड बना पा रहे हैं। सोचो, यानी आप पूरी दुनिया में जितने भी केमिकल्स आप जानते हैं, जितने भी केमिकल्स आप लोग जानते हैं, उसका 90%, कितना? 90% किसका है? कार्बन का है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आखिर कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है? वर्सेटाइल का मतलब इतना चंचल क्यों है, इतना सक्रिय क्यों है, इतना एक्टिव क्यों है? जैसे इसके मन में ये, इसको पता चला है 90% कंपाउंड तो कार्बन के बनते हैं, ये दूसरा वाला चंगू सोच रहा है आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। देखो, तब तक तीसरे वाले की बत्ती जली, क्योंकि कल क्लास को बढ़िया से इसने अटेंड किया था, और इसने क्लास अटेंड किया पूरी ईमानदारी के साथ, और तुरंत इसने बताया कि कार्बन बड़ी संख्या में इतने कंपाउंड्स कैसे बना लेते हैं, कार्बन बड़ी संख्या में इतने ज्यादा यौगिक कैसे बना लेते हैं। उसका 2 कारण बताया, और पहला था कैटेनेशन, और दूसरा था टेट्रावैलेंसी। आपके मन में आएगा ये तो अंग्रेजी में क्या कह दिया गया। मेरे दोस्तों, कैटेनेशन का मतलब होता है आत्म संयोजन। हो सकता है ये शब्द भी अभी अच्छे से ना समझ पाए हो, तो खुद से जुड़ जाने की क्षमता, स्वसंयोजन यानी अपने आप से जुड़ने की क्षमता। और टेट्रावैलेंसी तो कल हमने समझ ही लिया था कि कार्बन चतुर्संयोजी परमाणु है। चतुर का मतलब होशियार मत समझें, चतुर का मतलब संयोजकता इसकी 4 है। मेरे दोस्त, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। इस कैटिनेशन की वजह से, और साथ ही साथ कार्बन की 4 वैलेंसी है, यह भी एक कारण है। और इन 2 महत्वपूर्ण कारणों की वजह से ही कार्बन इतनी ज्यादा कंपाउंड बना लेते हैं। मेरी बात आप समझ गए? कार्बन इतनी ज्यादा कंपाउंड कैसे बना लेता है, उसका मेन कारण 2, एक तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ उसकी टेट्रावैलेंसी, 4 संयोजकता और आपस में जुड़ जाने की क्षमता, ये 2 महत्वपूर्ण कारण है। अगर आप इतनी बात समझ गए, कार्बन आपस में जुड़ता है, तो कैसे जुड़ता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कैटिनेशन हम समझ लेते हैं, कैसे जुड़ता है, किस प्रकार जुड़ता है।
अगर कैसे और किस प्रकार की बात करें तो परमाणुओं के स्वसंयोजन की बात है। कार्बन में स्वसंयोजन का गुण होता है और इसी स्वसंयोजन गुण के कारण आपस में जुड़ जाने के कारण ही बड़े का मतलब आकार में भी बड़े और संख्या में भी बड़े सब प्रकार के अणुओं का ये निर्माण करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन। अब ये कैसे जुड़ता है तो पहली बात तो देख लो भैया, कार्बन कार्बन से जुड़ करके एक सीधी रेखा में भी जुड़ता चला जाएगा, कार्बन कार्बन से जुड़ करके ब्रांच भी बना लेता है, तो सीधी रेखा में भी, और साथ ही साथ कार्बन आपस में जुड़ करके एक रिंग भी बना लेता है, एक घेरा भी बना लेता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। कार्बन आपस में जुड़कर लंबी चेन बना ले, उस चेन में भी बहुत सारे ब्रांचिंग, बहुत सारी शाखाएं लगा दे, बहुत सारी इधर उधर कैंची लगा दे उसमें, और साथ ही साथ वो आपस में जुड़ करके घेरा भी बना ले। और मेरे दोस्त, जब कार्बन आपस में जुड़ता है, आपको मालूम है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। यानी कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कार्बन आपस में भी जुड़ सकता है, कार्बन दूसरे परमाणुओं के साथ भी जुड़ सकता है, और अगर इतने सारे काम ये कर सकता है तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स भी बना लेता है वो। और अगर वो इतने सारे कंपाउंड्स को बना लेता है तो मेरे दोस्तों, ये भी आपको समझने की जरूरत है कि क्या कार्बन आपस में कैसे कैसे जुड़ता है। और जब ये आपस में जुड़ने की बात आती है, आपस में जुड़ने के मामले में ये कार्बन आपस आपस में एक बांड से भी जुड़ जाएगा, 2 बांड से भी जुड़ जाएगा और 3 बांड से भी जुड़ जाएगा। एक बांड से जुड़ने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बांड भी मिलेगा, आपको इसमें डबल बांड भी मिलेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड भी मिलेगा। और आप मन में कंफ्यूज ना हो कि कार्बन कार्बन में 4 बांड भी मिलेंगे। 4 हाथ तो है, लेकिन कार्बन चारों हाथों से आपस में नहीं जुड़ता है, एक हाथ से, 2 हाथ से और 3 हाथ से। समझ गए? अगर हम इतनी बात हम समझ पा रहे हैं तो क्या कार्बन के अलावा भी कोई ऐसे परमाणु हैं? क्या ऐसा कोई तत्व है जिसमें ये कैटिनेशन आपस में जुड़ने की प्रॉपर्टी पाई जाती है? हाँ है, लेकिन उतनी अच्छी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे अगर हम देखें अगला एग्जांपल, सल्फर अधिकतम 8 से जुड़ पाता है, फास्फोरस 4 से जुड़ पाता है, ऐसे भी सिलिकॉन भी आपस में जुड़ने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। यानी इस मामले में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर कोई रखता है तो वो आपका है कार्बन। और कार्बन बहुत सारे कार्बन से जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेता है, और इसी लंबे लंबे श्रृंखलाएं बनाएगा, नए नया कंपाउंड बनाएगा, नए नए, कभी ब्रांच से, कभी इधर से, कभी उधर से। अब सोचिएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इतना हम समझ गए। और यह भी हम समझ गए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और 4 संयोजकता है, और 4 संयोजकता को भी हम लोग खूब अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, और अभी भी हम लोग समझ रहे हैं। इसको हम लोग समझते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम बात को अपनी आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कार्बन की चतुर संयोजकता, कार्बन की टेट्रावैलेंसी। वीडियो को पॉज करके आप रोकिए और उसे आप पढ़िए। अगर आप पढ़ लिए हो तो आप ये समझ गए होंगे कि कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की जो दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता है, जिसे आप वैलेंसी कहते हो, ये कितनी है? 4 है। मेरे दोस्तों, कार्बन की संयोजकता 4। बड़ी देर से हम इसलिए चिल्ला रहे, क्या भूल ना जाओ। संयोजकता कितनी है? 4। बार बार ये याद हो जाए। और अगर आप समझ गए 4 संयोजकता होती है, और इसीलिए कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से या किसी अन्य, समझ गए ना, या कार्बन के 4 यानी कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से भी जुड़ सकता है, और साथ ही साथ कोई एक संयोजी परमाणु या द्विसंयोजी परमाणु या त्रिसंयोजी परमाणु के साथ जुड़ करके ये संबंध ना कहें, इसे कहें बंध बनाता है। समझ गए? अब एक बात आपको याद रखना है, जो हम ये नंबर बोल रहे हैं टेट्रा, इसमें आप ये लिस्ट देख लीजिए। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। तो
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। 4 की अंग्रेजी टेट्रा। और आपको मालूम है संयोजकता की अंग्रेजी वैलेंसी, और वैलेंसी से आ गया है वैलेंट। तो कार्बन आपका क्या है? टेट्रावैलेंट एटम है। कार्बन के बारे में अध्ययन करना, हाँ, कार्बन की 4 संयोजकता होने की वजह से ये वहां कुछ ना कुछ समानता दिखाता है। चलिए अब हम कार्बन को समझते हुए हमने कार्बन को लेकर के बहुत अच्छे से अब तक समझ लिया है। अब हम इस चैप्टर का जो दूसरा एस्पेक्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम ही था कार्बन और उसके यौगिक। अभी तक हम बात कर रहे थे कार्बन कार्बन कार्बन। अब हम बात करने वाले हैं कार्बन के यौगिकों के बारे में। अच्छा, कार्बन के यौगिकों के बारे में। चलिए, मैंने एक शब्द लिखा कार्बनिक रसायन। अगर आप पहला लेक्चर देखे हो तो मेरे पास एक रंगीले मियाँ थे। उन रंगीले मियाँ को 2 ही बातों से तो प्रॉब्लम हुई थी। ये बेचारा कंफ्यूज हुआ था, व्हाट इज कार्बन और कार्बनिक रसायन क्या है। तो इसके पहले प्रश्न का जवाब हम लोग अभी दे चुके हैं। अब हम दूसरे प्रश्न के जवाब के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत पैसेंस के साथ, पूरे धैर्य और ईमानदारी के साथ हमारी क्लास को पढ़ रहा है, इसलिए इसको समझाना भी जरूरी है कि कार्बनिक रसायन क्या है। मेरे दोस्तों, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम आपका 2 मिनट और लेंगे, इसलिए कि टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो। अगर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो तो मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी आप जो पढ़ रहे हो क्लास 10 में अगर आप हैं तो क्लास 10 में आप जिस किताब में आप पढ़ रहे हो उस किताब का नाम क्या है? विज्ञान। अगर आपने देखा होगा तो इसमें सर ने आपको पढ़ाते समय ये आपको बताया गया होगा कि इसमें 3 पार्ट हैं। एक है भौतिक विज्ञान, एक है रसायन विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। यानी इसमें आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ये टॉपिक रसायन विज्ञान का। जैसे आप क्या कहते हो? केमिस्ट्री। ये जो टॉपिक है क्या है? केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री तो समझे, रसायन विज्ञान तो समझे, लेकिन आप तो कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं। ये क्या चीज है? तो 1 मिनट आप हमें और दीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। यानी जैसे आप केमिस्ट्री कह रहे हो, ये केमिस्ट्री कितने पार्ट में बटी है? अगर आप केमिस्ट्री के पार्ट की बात करो तो आप हमारे इस सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो पहला लेक्चर वहां देखोगे तो केमिस्ट्री को ने बहुत डिटेल में उसके अलग अलग एस्पेक्ट से समझने की कोशिश की है। तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट हम लोग यहाँ पर स्पेशली 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। वो 3 पार्ट क्या है उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करें। केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ, एक पदार्थ दूसरे से कैसे रिएक्शन करता है, क्या करता है। तो जब पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पदार्थ का स्रोत क्या है? अगर हम स्रोत की बात करें, कहां से प्राप्त हो रहा है, इसका सोर्स क्या है। अगर हम सोर्स देख लें तो आपको मालूम है कुछ पदार्थ तो ऐसे होंगे जो मुझे खनिजों से प्राप्त हो रहे होंगे। किससे प्राप्त होने हो रहे होंगे? यानी खनिज से प्राप्त हो रहे हैं। और जो खनिज से प्राप्त हो रहा है यानी वहां जीवों से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप बात करो पानी, आप बात करो चूना, आप बात करो पत्थर, आप बात करो बालू, ये सब कैसे पदार्थ हैं? खनिजों से प्राप्त हो रहे हैं। और इनके लिए आप जो कहते हो वो कहते हो ये सब के सब अकार्बनिक पदार्थ हैं। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ हैं। और जब हम अकार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं उसे हम? अकार्बनिक रसायन, यानी अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, यही सब लोग बताते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ भाई। दूसरा, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, जैसे आपसे बात करें चीनी, यूरिया। चीनी आपको कहां से मिल रही? गन्ने से मिल रही है।
यूरिया जब आप 1 नंबर करने जाते हैं सुसु, उसमें यूरिया मिल रही है। इसका मतलब ये जो पदार्थ है वो मुझे कहाँ से मिल रहे हैं? जीवधारियों से मिल रहे हैं। और जब जीवों से मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। यहाँ सुन लीजिए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे अभी आगे तुरंत। अभी कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये आपका क्या है? कार्बनिक रसायन हो। कहाँ क्या है वो? कार्बनिक रसायन है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका भौतिक रसायन। और भौतिक रसायन में आपसे बात करें टेम्परेचर की, प्रेशर, वॉल्यूम, गर्म करोगे क्या होगा, ठंडा करोगे क्या होगा, ज्यादा दबाओगे क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप इतनी बात समझ गए तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मुझे लड्डू बनाना है, लड्डू, तो भैया लड्डू में आपको पानी चाहिए। पानी कहां से मिला? खनिज यानी अकार्बनिक रसायन। आपको चाहिए भैया बेसन, आपको चाहिए चीनी, आपको चाहिए तेल। ये जीवधारियों से यानी पौधों से प्राप्त हो रहा है, ये कार्बनिक रसायन है। क्या इन दोनों के होने से लड्डू बनेगा? नहीं भैया, आपको गैस जला करके गर्म करना पड़ेगा, यानी गर्मी देनी पड़ेगी, यानी गर्मी, ये टेम्परेचर का मामला आ गया, ये भौतिक रसायन है। आप हमारी बात समझ गए होंगे। कार्बन रसायन पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। कौन से? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। यहां पर हमारा जो बात है वो कार्बनिक रसायन। अच्छा, हम बात को बढ़ाते चलते हैं, और अगर हम इस बात को बढ़ाते चलें तो बात तो बढ़ ही रही है, बात बढ़नी भी चाहिए। और बात बढ़ते बढ़ते हम लोग समझ गए कि जो हमारे पदार्थ हैं या तो वो खनिज से प्राप्त हो रहे हैं, तो खनिज से प्राप्त हो रहे हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं वो, इनके बारे में पढ़ेंगे तो अकार्बनिक रसायन है। हम बात कर रहे हैं कार्बनिक रसायन की। इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे किसकी? कार्बनिक रसायन की बात करेंगे। कार्बनिक रसायन है क्या चीज? तो भैया कार्बनिक रसायन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन है। अच्छा, यानी मुझे कार्बनिक रसायन पढ़ना है तो मुझे कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक क्या है? इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। हिंदी मीडियम का है वो अलग तरीके से समझ लेता है, इंग्लिश मीडियम का है वो अलग तरीके से समझ लेता है। तो मेरे दोस्त, हम इस शब्द को समझना चाहेंगे और इस शब्द को हम दोनों तरीके से समझेंगे। कार्बनिक यौगिक, अंग्रेजी अगर हम बोले तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड माने यौगिक यानी पदार्थ जो आपका। क्या मतलब निकलता है? तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, वन बाय वन हमारी जरूरत है, क्योंकि आप इस चैनल पर आप केमिस्ट्री सीखने आए, इसलिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, और हम भी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस बात को समझें तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो सबसे पहले कहा गया है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, बच्चे के मन में तुरंत आता है, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, कार्बन। अच्छा, तुरंत उसके मन में आता है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन युक्त यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बच्चे ने कह दिया, बात मान ली, लेकिन स्पेशल नोट आपको याद रखना है,
क्योंकि जो आप बात बोले हो हमने पूछ लिया भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, कार्बन है? हाँ। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन है। धातुओं के साथ साइनाइड KCN, धातुओं के साथ कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब नाम कैसे लिखना सीखोगे? हमारी पहले एक लेक्चर है नेमिंग ऑफ एसिड बेस साल्ट, 2-3 लेक्चर में बहुत अच्छे समझिएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। मेरे दोस्तों, इन सब में अगर आप देखते हो तो सब में आपको कार्बन दिख रहा है। अगर आपकी पहली परिभाषा हिंदी में जो आप पढ़े हो कार्बन युक्त यौगिक, तो इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन है। अगर कार्बन वाले यौगिक को कार्बनिक कहते हो तो इन सबको आप क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, क्योंकि आपकी परिभाषा ने मुझे भी यही तो बताया है कि भैया कार्बन युक्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, इन सब में कार्बन है। मेरे दोस्त, अफसोस, ऐसा होता तो आपका काम बन जाता, बट अफसोस ऐसा नहीं हो सका। ऐसा नहीं हो सका। ये सब के सब कार्बन तो हैं, कार्बन तो हैं, बट कार्बन होने के बावजूद भी ये क्या हैं? अकार्बनिक यौगिक हैं। अच्छा, आपने हिंदी में पढ़ा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मतलब कार्बन वाले यौगिक। आपने पढ़ा, आपने देखा, आपने समझा, लेकिन मामला तो फेल मार गया। ओ, कार्बनिक यौगिक का मतलब कार्बनिक यौगिक, तो हमने तो इतने सारे एग्जांपल दिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उनको देखिए। कार्बन है बट वो कार्बनिक नहीं है। प्रॉब्लम तो भाई हो गई। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। चलिए हम इसके अंग्रेजी नाम से समझ लेते हैं मेरे दोस्त। चलो हम अंग्रेजी नाम को भी समझ लेते हैं। और जब हम कार्बनिक यौगिक की अंग्रेजी ढूंढते हैं तो भैया कार्बनिक यौगिक की जो अंग्रेजी होती है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड का मतलब तो यौगिक है, उसको आप समझते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक वर्ड आया है इसका क्या मतलब है? अच्छे से आप इसको समझिए। जो ऑर्गेनिक शब्द आया है, एक शब्द से आया है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तुरंत गूगल ट्रांसलेट पर या अपने डिक्शनरी में ढूंढिए ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। अगर आपने देख लिया, जान लिया तो जान गए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, इस ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवधारी। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जीवधारियों से संबंध है। वाओ, क्योंकि अभी हम चलते चलते थोड़ा सा हिंट भी आपको दिए थे, शायद आपके समझ में कुछ आया होगा। क्योंकि कंपाउंड के जो स्रोत है या तो खनिज है या तो जीवधारी है। खनिजों से जो प्राप्त हो रहा है उसे आपने अकार्बनिक कहा। ये अंग्रेजी नाम से स्पष्ट हुआ भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले कंपाउंड। यानी मेरे दोस्त, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जीवधारी से प्राप्त होने वाले यौगिक। अगर आप इन्हें प्राप्त होने वाले यौगिक जीवधारियों से आप समझे तो अच्छी बात है भैया। मान गए भैया आपकी बात, हम भी मान लेते हैं। क्या आ जाता है, क्योंकि ये बात जो है, इस बात को हम लोग शुरुआती दौर में बड़े धूमधाम से इसको जानते थे। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है? ऐसे यौगिक जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, धूमधाम से माना जाता था। कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि मेरे पास खूब उदाहरण था, चीनी कहाँ से मिला? गन्ना से। समझ में आया? यूरिया आपकी किडनी, ओ सॉरी, लीवर में बन रहा है। यूरिया 1 नंबर जब आप करते हैं जाकर के, कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। आप 1 नंबर सुसु करते समय आप उसे निकालते हैं वाटर के साथ, ये यूरिया आपके शरीर में बना। आपने खूब अच्छे से पढ़ा है। सिरका, वो भी तो गन्ने के रस से ही बना रहे हो। सिरका,
अच्छा भैया, ये सारे कंपाउंड यूरिया, सिरका, चीनी जीवधारियों से मिल रहा है, ये के सब कार्बनिक हैं। हाँ भाई, कार्बनिक हैं। कैसे? एग्जाम्पल है भैया हमारे पास। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के लिए ये जीवों में ही बनेगा, जीवों में बनेगा। इसका मतलब ये जैविक प्रक्रिया के द्वारा ही बनेगा। किसके द्वारा बनेगा? जैविक प्रक्रिया के द्वारा ही बनेगा। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण जैविक प्रक्रिया के बिना संभव नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं, के बिना संभव नहीं है। यानी अगर कोई कार्बनिक यौगिक बन रहा है, इसका मतलब वो जीवधारी में बन रहा है। इसका मतलब जीव में कोई जैविक प्रक्रिया चल रही है, कोई वाइटल एक्टिविटी हो रही है, कोई जैविक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही कार्बनिक यौगिक बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बात बड़े जोर शोर से कही जा रही थी, और इस बात को जोर शोर से जो कह रहे थे, उस साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था भैया? बर्जीलियस। और बर्जीलियस का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये धूमधाम से दुनिया में गाया बजाया जा रहा था, दुनिया मान रही थी। वाह बर्जीलियस वाह, क्या बात आपने कह दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण के लिए जैविक प्रक्रिया का होना आवश्यक है। बिना किसी वाइटल एक्टिविटी के, बिना किसी जैविक प्रक्रिया के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना पाएंगे, नहीं बनेगा। ये बात कर रहे थे बर्जीलियस, धूमधाम से बता रहे थे, दुनिया मान भी रही थी। और यही बात 19वीं सदी के शुरुआत तक ये बात मानी गई कि कोई भी कार्बनिक यौगिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे प्राप्त होता है? या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। अच्छा, हम धूमधाम से मानते थे। कार्बनिक यौगिकों के लिए आप ग्राफ भी देखो, ये मेरे जो चंगुलाल है, ये बर्जीलियस का ही समूह है कुछ। बर्जीलियस है, चिल्ला चिल्ला के अनाउंस कर रहे हैं दादा, कार्बनिक यौगिकों के लिए यह माना गया था कि उसके संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया यानी गतिविधि आवश्यक है। ये जो जैविक गतिविधि या जैविक बल की जो बात हम कर रहे हैं, इसको इन्होंने कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी। हिंदी बोलो, जैव शक्ति सिद्धांत। किसने दिया? अभी नाम आपको बताए थे भैया, बर्जीलियस। इनका सिद्धांत कब तक चला? 19वीं सदी के शुरुआत तक, लगभग 1900, अभी आगे बता देंगे अगर कंफर्म, 1928 समथिंग है। कब तक चला? बर्जीलियस भैया जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि आपने वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी, आपने जैव शक्ति सिद्धांत दे दिया, आपने बताया कि कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए जैविक प्रक्रिया का होना आवश्यक है, बिना बायोलॉजिकल एक्टिविटी के हम कार्बनिक कंपाउंड को नहीं बना पाएंगे। अफसोस ये भी। हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे दोस्त? एक अफसोस, अफसोस ये हुआ कि इन्हीं का एक शिष्य था। क्या था? इन्हीं का एक शिष्य था। उस शिष्य ने, इन्हीं का एक चेला था, और उस चेले ने तो कमाल कर दिया। और उस चेले का जो कमाल था, वो कमाल ये हुआ, ये मेरे बर्जीलियस चचा का ये शिष्य है। ये क्या है? बर्जीलियस चचा का ये शिष्य है, और इस शिष्य का नाम है ओहलर। देखिए भैया, इसका नाम क्या है? ओहलर। ये कहाँ का रहने वाला था? जर्मन का। बहुत, सॉरी, हम वहां पर जो बोल रहे थे 1928, 19वीं सदी का मतलब वो तो 20वीं सदी में चला जाएगा। ये 1828, 1828 तक। ये तो
1928 यानी 20वीं सदी हो जाएगी ना, सॉरी, ध्यान दें 1828। इसने क्या किया, यूरिया बना दिया। क्या कर दिया, यूरिया। किससे बना डाला, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट जो कि अकार्बनिक यौगिक है, क्या बन गया, कार्बनिक यौगिक। क्या हुआ, यानी अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना डाला। इसका मतलब यहां कोई जैविक प्रक्रिया नहीं करी, बिना किसी जैविक प्रक्रिया के ओहलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट। क्या लिया मेरे दोस्तों, इसने लिया भैया अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फार्मूला है NH4CnO, अमोनियम साइनेट। इसको क्या किया इन्होंने, गर्म कर दिया, और जैसे इसको गर्म किया एक कंपाउंड बना NH2CO NH2। ये आपका वही कंपाउंड है जिसको आप क्या बोलते हैं, यूरिया। यूरिया कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। और अमोनियम साइनेट कैसा है, अकार्बनिक यौगिक। और इसने अकार्बनिक यौगिक से केवल गर्म ही किया है, और अकार्बनिक यौगिक को गर्म करके यूरिया बना दिया। यानी यहां तो हमने तो बिना किसी जैविक क्रिया के ही, बिना किसी वाइटल फोर्स के ही हमने कार्बनिक यौगिक बना दिया। और जैसे ये कंपाउंड बना, पहले सबसे पहले बनाया ओहलर ने, उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एस्टिक एसिड बनाई। नाम आप बताइएगा, एस्टिक एसिड सबसे पहले किसने बनाया, एस्टिक एसिड बनी, फार्मूला CH3COOH, लैब में बना दिया गया, प्रयोगशाला में बना दिया गया बिना किसी जैविक क्रिया के। और समय बीता, मेथेन बना, और लोगों में इतना जोश हुआ कि लोग बिना जैविक क्रिया के प्रयोगशाला में ही अलग अलग कंपाउंड से कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि गुरुजी ने जो जैव शक्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो वाइटल फोर्स थ्योरी इन्होंने प्रपोज करी थी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। ये जैव शक्ति सिद्धांत डिस्कार्ड हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, वो बेचारा कैंसिल, डिस्कार्ड हो गया। क्या तमाशा बना के रखा है। आपने हिंदी नाम से कहा कार्बनिक यौगिक, हम समझ रहे थे, समझते समझते आपने ऐसे एग्जाम्पल पेश किए, वो भी फेल मार गया। फिर आपने अंग्रेजी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले कंपाउंड आपने लिया, ओहलर चच्चा यूरिया बना लिए, और बाकी लोगों ने एस्टिक एसिड और मेथेन बना लिया उसी समय लगातार। ऐसे ऐसे तमाम कंपाउंड बनाने शुरू कर दिए। परिणाम हुआ ये भी गलत, ये भी गलत। फिर कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या है, तो कार्बनिक यौगिक की जो मॉडर्न डिफिनीशन है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड डिफिनीशन है, वो हमारा जो डिफिनीशन है उसको आप ध्यान से पढ़ लें। अगर आप इतनी बात समझ लिए, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं या आज के समय में प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किए जा सकते हैं, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अगर आप कार्बनिक यौगिक के नाम के पीछे जाएंगे, चाहे वो हिंदी नाम हो, चाहे वो अंग्रेजी नाम हो, उस नाम का जो कारण था वो तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहते हैं, भले वो ऑर्गेनिज्म से मिले या ना मिले। तो मेरे दोस्तों, हम ये समझ लिए कार्बनिक यौगिक क्या है, और इसी कार्बनिक यौगिक के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, इसी कार्बनिक यौगिक के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, तो इसी अध्ययन का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में क्या बोलोगे, कार्बनिक रसायन। और मेरे दोस्त तो समझ चुके हैं। अगर इतनी बात समझ गए
तो मैं एक छोटा-सा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूँ। कार्बनिक यौगिक के कौन-कौन से एग्जाम्पल हैं? आप धूम-धाम से, आप बहुत अच्छे से आपने देख लिया, समझ लिया कि पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन, ये भी आपका कार्बनिक यौगिक है। ये जो आप जानते ही हैं, सिरका, कीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, एल्डिहाइड, ये सब क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें समझी। हमने यह भी समझा कार्बन के अपरूप, कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी के चलते बहुत सारी संख्या में कंपाउंड क्यों बनाते हैं, बहुत सारे संख्या में कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इसकी वर्सेटिलिटी भी हमने समझी, इसकी चंचलता, इसकी अति सक्रियता भी समझी, और साथ ही साथ हमने कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे, यह भी हम लोगों ने समझा, जाना और बूझा। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत जल्दी से हम लोग इसका अगला पार्ट लेकर के आने वाले हैं, जो कि मेरे इसी टॉपिक का अगला पार्ट होगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक, जिसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और साथ ही साथ अन्य कंपाउंड को भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज के सेशन के लिए आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक पूरे धैर्य के साथ बने रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद और आभार।